कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं एडवोकेट जूही देशमुख और आज आपसे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। विषय है महिलाओं संबंधित विशेष कानूनी प्रावधान। एडवोकेट जूही देशमुख, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जूही जी, सबसे पहले तो हम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ लेते हैं और हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, देश के निवासी हैं, जहां महिलाओं को एक बहुत ही प्रमुख स्थान दिया गया है और ऐसा कहा भी जाता है कि यहां नारी की पूजा की जाती है। जी हाँ। लेकिन हम देखते हैं कि नारियों के प्रति अत्याचार भी लगातार बढ़ते रहे हैं। जी हाँ। थोड़ा बताएं कि जब हम महिलाओं संबंधित विशेष कानूनी प्रावधानों की बात करते हैं तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जब ये ऐसा देश है जहां नारियों का सम्मान आदिकाल से होता रहा है। जी हाँ, देखिए हमारा देश एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर को आज तक निभा रहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता जो है वो रममाण होते हैं। अन्यथा आप कितनी भी पूजा पाठ कर्मकांड कर लीजिए, अगर नारी प्रसन्न नहीं तो उस जगह देवताओं का निवास नहीं हो सकता। और अनादिकाल से आप देखेंगे स्त्रियों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान समाज में था। बच्चों की पहचान तक माता के नाम से की जाती थी। लेकिन जो मेरी सोच है कि जैसे हम मानते हैं कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, कलयुग के उस दिन से प्रारंभ हुआ, तो द्रौपदी के साथ जो हुआ उस दिन के बाद से मेरे ख्याल से स्त्रियों पर जो है वो निर्बंध लगने लग गए और समाज में एक अनुकरण करने की जो मानसिकता है वो भी बहुत पुराने जमाने से है। तो लोगों को लगने लग गया कि भाई अगर राजा खुद ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसीलिए जो है स्त्रियों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। जी, जब हम नारी स्वातंत्र्य की बात करते हैं तो एक दौर था जब स्वयंवर रचे जाते थे, यानी कितनी छूट थी, महिला को निर्णय लेने का अधिकार था। हाँ। हम आज़ादी की बात करते हैं, स्त्रियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आज़ादी के आंदोलन में। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो इस संग्राम में लगातार आगे बढ़ती गई और संविधान निर्माताओं ने इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखा कि यदि वो जो आधी आबादी है उसको हम अधिकार नहीं देंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और ऐसे संवैधानिक प्रावधान किए गए। हम जानना चाहेंगे आपके मुख से कि वो कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं, ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो समानता की बात भी करते हैं, अन्याय को रोकने की बात करते हैं और समान अवसर प्रदान करने की बात करते हैं और एक जिसे कहते हैं कि जीवन जीने का जो अधिकार है उसमें पुरुषों के समान महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। थोड़ा विस्तार से बताएं। जी हाँ, देखिए किसी भी देश का जो मूलभूत ढांचा होता है कानूनी, वो संविधान पे टिका होता है। तो इसीलिए हमारे संविधान ने ऐसे बहुत सारे प्रावधान रखे जिसके तहत स्त्री को एक विशेष अधिकार दिया गया। स्त्री कमजोर नहीं है कि उसके लिए विशेष अधिकार बनाए गए। स्त्री को सिर्फ जो एक धरातल के नीचे खिसका दिया था, इसलिए ये प्रावधान बने हैं। तो सबसे पहला जो प्रावधान, सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है अनुच्छेद 14, दैट इज आर्टिकल 14, जो हमें समानता का अधिकार देता है कि हर क्षेत्र में हर नजरिए से स्त्री और पुरुष ये एक समान देखे जाएंगे। अगले आर्टिकल पे अगर आते हैं, अनुच्छेद 15 जो देता है वो किसी भी प्रकार के भेदभाव से हमें रोकता है। भेदभाव किसी भी प्रकार से लिंग पर आधारित नहीं हो सकता है कि आप स्त्री हैं इसलिए आपके लिए ये और आप पुरुष हैं इसलिए आपके लिए वो। इसके अलावा आर्टिकल 16 जो है अनुच्छेद 16, वो आपको देता है एक समान संधि। किस चीज में? एम्प्लॉयमेंट में। उपजीविका के लिए आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो रोजगार करना चाहते हैं, उस जगह आपको काम करने का अधिकार एक समान मिलेगा, पुरुष और स्त्री को एक समान। इसी से निकल के काफी सारे जो हैं हमारे लेबर लॉज बने हुए हैं जिसके तहत महिलाओं को विशेष सुरक्षा भी दी गई है। आर्टिकल 39 जो है वो देता है आपको पर्याप्त उपजीविका का अधिकार कि ये नहीं आपने काम करवा लिया लेकिन उसको आपने इतना पैसा दिया नहीं मुबदले के रूप में कि वो अपना भरण पोषण सही रूप से कर सके कि भी पुरुष है तो उसको दे दो, स्त्री है तो ना दो। ऐसा अगर कोई भी कानून बनता है तो उसके तहत जो है हम किसी भी प्रकार से कोर्ट में जाके उसकी शिकायत कर सकते हैं। जी, ये आपने 4 महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हमारे श्रोताओं को बताया। इसके अलावा कई ऐसे कानून समय समय पर बने जिसमें खास तौर से सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेस में होता है, जो कार्यस्थल में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है, उस एक्ट के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। देखिए, पहले ऐसे था कि काफी सारी जो प्रावधान हुआ करते थे वो बड़े खुलकर नहीं हुआ सकते थे क्योंकि सामाजिक सोच काफी संकुचित थी। लेकिन कालांतर
कालांतर से इसमें जो है विशाखा की केस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझी जाती है, जब पहली बार इस पे कानूनी तौर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात हुई और उसके डायरेक्टिव्स बहुत बखूबी रखे गए कि किसी भी स्त्री पर अगर जहाँ वो कार्यरत है वहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी लैंगिक शोषण हो रहा हो, लैंगिक उत्पीड़न हो रहा हो, तो उसे क्या क्या करने के अधिकार हैं। इसके लिए जो है एक विशेष जो है कमेटी बनाई गई है जहां वो अपनी शिकायत लेकर जा सकती है। काफ़ी संस्थानों में ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जिसे आईसीसी कहते हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। हाँ जी, कंप्लायंस जो कमिटीज़ होती हैं उनके तहत एक विशेष ऐसी कमेटियां भी बनाई जाती हैं जिसकी प्रमुख जो होंगी वो एक महिला होगी, उसके पास आप अपनी शिकायत ले जाकर दे सकते हैं। तो स्टेट ऑफ विशाखा की केस मुझे ऐसा लगता है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हर स्त्री ने, जो भी कामकाजी स्त्री है, उसने पढ़ना चाहिए उसके बारे में। इसके अलावा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उत्तराधिकार कानून, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। हाँ जी, पहले ये था कि जो हिंदू स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनका जो इनहेरिटेंस का, उत्तराधिकार का जो अधिकार था वो काफ़ी संकुचित और संयमित था। काफ़ी बार जो होता था कि स्त्रियों की स्थिति शादी के बाद, उनके विवाह उपरांत खराब हो जाती थी, तो ऐसी स्थिति में उन्हें मायके आने की जो है इजाज़त लेनी पड़ती थी। अगर ना भी मिले इजाज़त तो बेचारी जो है बड़ी ही दुखी रहकर अपना जीवन बसर करती थी। तो उसके तहत जो है साल 2005 में एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स किए गए कि उसका जो उत्तराधिकार का अधिकार है उसको बढ़ा दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि किसी महिला की, हिंदू महिला की अगर शादी हो गई हो तो वो सिर्फ मात्र अपने पति की संपत्ति में अधिकार रखती है, उसे अपने मायके की संपत्ति में भी अधिकार दिया गया है। एडवोकेट जूही जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मातृत्व जो लाभ है वो विशेष तौर पर महिलाओं को दिया गया है, तो इसमें किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, हमारे श्रोताओं को बताएं। जी हाँ, मातृत्व जो है वो स्त्री के संपूर्णत्व का एक बहुत महत्वपूर्ण टप्पा होता है, लेकिन उसी के साथ जो आता है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, और इसके साथ आती है महिला को मिलने वाला आराम, तभी माता और शिशु दोनों का उत्तम संगोपन हो सकेगा। इसीलिए जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बना, उसके तहत अब टोटल 26 हफ्तों की उसे मैटरनिटी लीव मिल सकती है। इसी के अलावा मान लीजिए कोई स्त्री किसी बच्चे को गोद लेती है, अडॉप्ट करती है, और यदि वो बच्चा 3 महीने से कम उम्र का है तो भी उसे उसके जो भी पेमेंट है, फुल पेमेंट के साथ 12 हफ्तों की मैटरनिटी लीव मिलती है। दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति है हमारे समाज में, और इसको दूर करने के निरंतर प्रयास किए गए हैं और शिक्षा का स्तर बढ़ा है, इसके प्रभाव दिखने चाहिए थे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये अब भी प्रथा दिखाई देती है और कई महिलाएं इसका शिकार होती हैं। तो ये जो दहेज निरोधी एक्ट है, इसके बारे में क्या बताएंगी और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? जी, वर्तमान में जो मैंने कालांतर से देखा है, मेरी प्रैक्टिस जब से है, कि सौभाग्यवश अब इसका जो इस्तेमाल था डाउरी नाम के एक हथियार का, वो काफ़ी कम हो गया है। काफ़ी तो शादियां मैंने खुद ने ऐसी अटेंड की हैं जहाँ की शादी तक का खर्चा आधा लड़के वाले और आधे लड़के वाले उठाते हैं। तो फिर भी अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ जो है पूरी तरह से इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। इसलिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, जहाँ पर कि किसी भी महिला को अगर उसके विवाह के संबंध, चाहे पहले चाहे उपरांत, कोई भी ससुराल वाले किसी भी प्रकार से उससे कुछ मांगते हैं कि अपने मायके से लेकर आओ, उसके घर वालों से मांगते हैं, उसने नहीं लाया इसलिए उसका उत्पीड़न करते हैं, तो उसमें जो है वो कानून बहुत सख्त है और उसमें 5 साल तक की सज़ा का भी प्रावधान है। घरेलू हिंसा अधिनियम को एक बहुत ही क्रांतिकारी अधिनियम माना गया है, और इसके जो दुष्परिणाम हमारे सामने आते थे, महिलाओं के साथ जो हिंसा होती थी वो घर से लेकर और बाहर तक समाज में हर जगह दिखाई देती थी, और परिवार में ज़्यादा होती थी, वो दिखाई भी नहीं देती थी। और कई कारण थे जिस कारण बाहर वो चीज़ें नहीं आती थी। लेकिन अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के आने के बाद बहुत सुधार हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। चूँकि आप प्रैक्टिस करती हैं, वर्तमान स्थिति के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से बना हुआ एक्ट है। इस वजह से क्या हुआ कि इससे पहले जो नज़रिया था कि मात्र जो है विवाहिता अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक्शन ले सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ने वो तो इंक्लूड किया ही, उसके साथ साथ मान लीजिए किसी महिला जो अविवाहित है या जिसका घटस्फोट हो चुका है, और यदि उसको उसके परिवारजन किसी भी प्रकार से मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न कर रहे हैं, उसको मदद करने वाला जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है।
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अपने आप में एक बहुत ब्रॉड कानून मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि इसके तहत सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार की केसेस जो हैं वो दाखिल की जा सकती हैं। किसी भी महिला के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक रूप से ही उत्पीड़न की शिकायत कर सके, वो मानसिक उत्पीड़न की भी शिकायत वो कर सकती है। और यही नहीं, अभी जो एक नया कंसेप्ट आया है लिव इन रिलेशनशिप का, जहां बिना विवाह के यदि कोई स्त्री और पुरुष विवाहिता जैसे साथ में रह रहे हैं, उन्हें भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत लाया गया है। जी, एक तो शारीरिक हिंसा होती है, एक मानसिक भी होती है। तो अगर मानसिक रूप से भी कोई प्रताड़ित करता है तो वो भी इसके तहत आता है। जी हाँ, इसके तहत आता है। जी, इसके अलावा जो भारतीय दंड संहिता है, उसका नाम भी बदला गया है, और उसमें भी हम देखते हैं जैसे इंडियन पीनल कोड, उसमें बलात्कार है, अपहरण है, किडनैपिंग है, एब्डक्शन जिसे हम कहते हैं, या अत्याचार है, या दहेज से होने वाली जो घटनाएं हैं उसमें मृत्यु तक हो जाती है। तो इसमें विशेष प्रावधान है। इनका लाभ उठाना चाहिए। अगर किसी के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है तो महिलाएं सामने आए और कोर्ट का वो राय ले, और उसमें जो अन्याय से लड़ने के लिए उनको आगे प्रेरित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ये जो कानून है इसके बारे में व्यापक तौर से जानकारी दी जानी चाहिए, लेकिन जब तक महिलाएं सामने नहीं आएंगी तब तक नहीं हो पाएगा। तो ये जो हमारे समाज की जो बनावट है, जो हमारा संरचना है, वो कुछ इस तरह की है कि महिलाएं बाहर नहीं आ पाती, अपनी बात को नहीं रख पाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इंडियन पीनल कोड है इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए? बिल्कुल दी जानी चाहिए। हर महिला को अपने अधिकार की आवश्यकता से जानकारी रखनी चाहिए, महिला ही नहीं चाहे पुरुष हो। देखिए, आपको अगर आपके अधिकारों की जानकारी ही नहीं होगी तो आप उन अधिकारों का उपयोग कैसे करेंगे? तो हमारा जो इंडियन पीनल कोड है उसने भी महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान रखे हैं, जैसे बलात्कार जैसी घटनाओं के लिए मृत्यु दंड तक का प्रावधान कर दिया गया है, और किडनैपिंग वगैरह जो होती है, महिलाओं का अपहरण या लड़कियों का, बच्चियों का अपहरण, शोषण, फिर उसके अलावा उनका उत्पीड़न, फिर अगर वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, इन सब के लिए इंडियन पीनल कोड अलग अलग प्रावधानों के तहत सज़ा का जो है उन्होंने अमेंडमेंट करके सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान अब किया हुआ है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जिसे शायद हर महिला को पता होना चाहिए, दैट इज सेक्शन 498A, जो आता है डावरी से रिलेटेड जो भी उस महिला के साथ हो रहा है उसका, कि उसमें डावरी डेथ अगर हो तो वहाँ भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ आपको जो है सरकार ने अब मृत्यु दंड तक का प्रावधान दिया गया है। जी, इसके अलावा हमारे जो न्यायालय हैं उनमें ऑनलाइन शिकायतें भी अब दर्ज हो रही हैं। हाँ जी। और सरकार ने लोक अदालतों का भी गठन किया है। हाँ जी। महिला हेल्पलाइन है, हाँ। उनका भी अगर हम प्रयोग करके अपनी शिकायत पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं। पहुंचा सकते और इसमें कई मामलों में तो शुल्क से भी छूट दी गई है। जी हाँ, काफ़ी ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर कि महिलाओं, अगर महिला कोई अपने नाम पर संपत्ति खरीदती है तो उसको स्टैम्प ड्यूटी से भी छूट दी गई है। जी। तो हमारे देश में जो कानून बने हैं वो महिलाओं के लिए सचमुच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उसका उपयोग करें तो ही अच्छे हैं। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, हम कानून की थोड़ी बहुत क्यों ना हो जानकारी रखें, और यदि दुर्भाग्यवश हमारे ऊपर नौबत आती है तो उसका बिना संकोच जो है अपने उपयोग करना चाहिए। काफ़ी तो ऐसे भी प्रावधान हैं हमारे कानून में जहाँ इन कैमरा हियरिंग जिसको बोलते हैं, कि कुछ एक केसेस ऐसी होती हैं जहाँ की संकोचवश सबके सामने बोला नहीं जाता, तो इन कैमरा यानी वहाँ पर सिर्फ दोनों संबंधित पक्ष और उनके वकील और जज साहब सिर्फ मौजूद रहेंगे, बाकी कोई नहीं रुकेगा। और एनोनिमस जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग, वो भी होती है जहाँ पर कि संबंधित महिला का नाम छुपाया जाता है। जी, और महिला थाने भी बनाए गए हैं। हाँ जी, महिला थाने हैं। तो विधि साक्षरता को बढ़ाने की आवश्यकता है, और लड़कियां अगर कानून के क्षेत्र में आना चाहती हैं, अगर वकीलों की संख्या ज़्यादा होगी महिलाओं की, और जजेस होंगी हमारे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो शायद स्थितियां और भी बेहतर हो सकती हैं। और जैसे कहते हैं कि आधी आबादी, तो वास्तव में आधी आबादी है। महिला हमारे परिवार की धुरी है, समाज की धुरी है और राष्ट्र की धुरी है। देश के नवनिर्माण में उनकी एक बहुत ही व्यापक भूमिका देखी जा सकती है, और महिलाओं ने इस बात को साबित किया है। तो एडवोकेट जूही देशमुख, आज आप इस कार्यक्रम में आई और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।